नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही जालसाजी से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था छलता है या छलने का प्रयास करता है। इसमें दस्तावेजों का फेरबदल भी शामिल है। इन दस्तावेजों के उदाहरण हैं सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड, चेक, शेयर प्रमाण पत्र, पेटेंट दस्तावेज, दवा का पर्चा आदि। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसे सभी राज्यों और केंद्र सरकार ने अपराध का दर्जा दिया है। जालसाजी के अपराध के कई पहलू हैं और किसी को दोषी पाए जाने से पहले सभी को सिद्ध किए जाने की जरूरत है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जालसाजी से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका जालसाजी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या होती है, किस तरह का ये जो अपराध है ये है? जालसाजी जो है ये चैप्टर 18 ऑफ द आईपीसी में लिखा हुआ है। चैप्टर 18 कहता है ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। तो 463 बोलता है फॉर्जरी के बारे में, उसे हम जालसाजी बोलते हैं। अब जालसाजी क्या है? जालसाजी ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को उसमें कुछ भी चेंजेस करता है, ऑल्टर करता है, मॉडिफिकेशन करता है या फिर झूठा दस्तावेज बनाता है तो वो जालसाजी होती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी को धोखा देने की दृष्टिकोण से, किसी की रेपुटेशन खराब करने के दृष्टिकोण से, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है, विल होता है, उसको पोर्ट करने के दृष्टिकोण से। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को पोर्ट किया जाता है तो उसे जालसाजी बोलते हैं, क्योंकि 463 आईपीसी में दिया हुआ। जी, तो ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? वेबसाइट हैक हो जाना या बैंक अकाउंट हैक हो जाना, इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए? कहाँ शिकायत देनी चाहिए? कैसे कार्रवाई की जा सकती है ऐसे मामलों में? देखिए, पहले जब आईपीसी में फॉर्जरी का प्रोविजन आया था तब उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट था, हार्ड डॉक्यूमेंट। बट अब क्योंकि आईटी एक्ट आ गया 2000 में, उसमें क्लॉज ऐड हुआ है जो डॉक्यूमेंट के साथ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी बोलता है। तो इसको हम बोलते हैं। राहुल जी, इसका जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मुकेश चौधरी बिहार से जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी मुकेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, हमें कुछ केस के उस सिलसिले में प्रेम प्रसंग के कारण हम जेल जा चुके थे, जो 6 महीने के बाद मेरा बेल हो चुका है। जी जी। लड़की 21 साल होते हुए भी उसे कुछ उसके माँ बाप और डॉक्टर आयोग के सहारा से उसे एज घटाया जा गया था। मैं तो इससे 100% श्योर थे कि उसके एज में कुछ मेडिकल डिफॉल्ट के कारण उसे एज कम किया गया, ताकि लड़की और मेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव ना हो पाए। क्योंकि लड़की मेरे ही पक्ष में थी। 64 के बयान पे उनको जबरन किया गया उसके साथ कि एंटी बयान दो तुम, कि लड़का अपहरण किया, ये किया, वो किया, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं हुई और मेरे ही पक्ष में दी। तो उसका एक ही लास्ट ऑप्शन उसका बच गया कि मेडिकल में कुछ किया गया। मेडिकल में उसे 17 साल नाबालिग घोषित करके और हमें जेल दे दिया। जी, तो फर्जी तरीके से कम उम्र का घोषित कर दिया गया, इस वजह से आपको दिक्कत है। तो क्या कुछ सलाह आप राहुल जी देंगे इन्हें? जी, और कुछ बात है मैम। जी अच्छा, कहिए, पूरी बात करिए अपनी। यानी कि हमें जेल तो दे ही दिया, यहीं तक शांत नहीं रहा। आयोग वगैरह को क्या जरूरी है कि जो माँ बाप कहता है वही तुम कहो, ऐसा लड़की को बोलने के लिए बोला गया है। प्लस में इन लोग हमें 20 साल की सजा दिलाने की पूरी तैयारी कर चुका था, ताकि 376 धारा इन पे डाला जाए, लेकिन वैसा कुछ बर्ताव ही नहीं था जो हम पे डालाया जाता। और ना ही हम अपहरण उसे किए थे, क्योंकि लड़की खुद अपना मर्जी से भागी थी माँ बाप के मारने के कारण। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि मेरा तो बेल हो चुका है मैम, हम किस तरीका से मतलब निकलेंगे, रिहा कैसे होगा? राहुल जी, सलाह दीजिए इन्हें।
सर देखिए प्लस में ऐसा लड़की है, भी सपोर्ट अगर आपके खिलाफ लड़की के फोर्स डॉक्यूमेंट बना के आपको जेल में भेजा गया है, आपके खिलाफ सेक्शन ऐड किए गए हैं, तो उसमें आप जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ पे आप कंप्लेन दे सकते हैं, री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकते हैं। आपके पास 482 का भी एक ऑप्शन रहता है हाईकोर्ट जाने का। तो ये सारे ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। अभी आप बेल पे नहीं, आपके केस के मेरिट्स हमें नहीं पता, क्योंकि जब सारे मेरिट्स हम देख लेते हैं तभी उसमें कुछ आपको सलाह दी जा सकती है, क्योंकि अभी मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें कुछ भी कहना वो सही नहीं है। चलिए ठीक है मुकेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। इस मामले में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने वकील से आगे बातचीत कर सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त जसवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जसवीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है संपर्क फिलहाल उनसे नहीं हो पा रहा है। राहुल जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि फर्जी तरीके से अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब पहले आईपीसी में ये प्रोविजन 463 का आया था तो तब सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम वहाँ पे था, बट उसके बाद सब्स्टिट्यूट हुआ वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया तब ये वर्ड सब्स्टिट्यूट हुआ, क्योंकि अब ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन फॉर्जरी। तो जी। अब कोई भी जैसे बैंक अकाउंट हैक होता है किसी का, कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वो भी फौजी के गांव में आती है और इसको हम 463 के और इनके जो रिलेटेड प्रोविजंस है, 463 तो सिर्फ फौजरी को बताता है। उसके बाद सेक्शन 464 है कि डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। 465 में फौजरी की पनिशमेंट दी गई है 2 साल। जी जी राहुल जी, जसबीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। जसबीर जी, सवाल पूछिए अपना। देखिए मैडम, हम क्रॉम्पटन के डीलर हैं, क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिकल्स के डीलर हैं। कहिए, सवाल हेलो पूछिए। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो वो क्रॉम्पटन डीलर है, तो हमारी उनकी बिजनेस टर्म पॉलिसी थी कि हर साल आपने 3 ब्लैंक चेक देने हमको, साइंड अनफिल्ड अनडेटेड। वो चेक हम उनको क्लियर बोलिएगा, आवाज थोड़ा कम आ रही है। जसबीर जी, थोड़ा आप क्लियर बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। जी जी, देखिए हम क्रॉम्पटन के डीलर है, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते हैं जी। तो क्रॉम्पटन की एजेंसी है हमारे पास थी, तो उनकी ये बिजनेस टर्म पॉलिसी थी, राइटिंग में है उनका हमारे पास, कि हर साल आपको 3 ब्लैंक चेक साइन देने हैं। तो वो चेक हम उनको देते थे। तो वो बैंक अकाउंट हमने क्लोज करना था, तो बैंक अकाउंट जिस दिन क्लोज किया उसी दिन उनको चिट्ठी लिख दी कि ये बैंक हमने क्लोज कर दिया है, इसके चेक आप गलती से बैंक में मत लगाना, हम आपको दूसरे जो ऑपरेटिव बैंक है उसके चेक आपको दे रहे हैं। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बात पूरी करिए अपनी। तो उन्होंने बाद में डिस्पाइट ऑफ रिसीविंग लेटर, 2-3 लेटर हमने रजिस्टर्ड लिखे कि हम आपको ये बैंक अकाउंट क्लोज कर बैठे हैं, फिर भी उन्होंने चेक लगा के 138 का केस डाल दिया। तो वो अभी वो दिल्ली साकेत कोर्ट में चल रहा है, वहाँ हमने जमानत करवा दी। तो ये है इस केस का। जी जी, तो अब भैया आप क्या जानना चाह रहे हैं? जब हम उनको चिट्ठी लिख बैठे थे तो हमारा ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, इतना पूछना था। जी जी राहुल जी, क्या कहेंगे? सर देखिए, ऑफेंस है वो 138 में हुआ है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में आता है। जब भी किसी को भी चेक किया जाता है और वो बाउंस हो जाता है तो उसका एक केस होता है पर मनी हो गई। आपका कहना यह है कि आपने जो ब्लैंक चेक दिए थे वो सिक्योरिटी दिए थे, तो सबसे पहली बात तो आपको ब्लैंक चेक नहीं देने चाहिए थे। अगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी तो आपको उनको बोलना चाहिए था कि भाई इसको टर्म्स एंड कंडीशन को अमेंड करिए, उसमें एक हम प्राइस डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, और वो सिर्फ वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। कोई भी बैंकिंग है या फिर कोई भी कंपनी जब किसी डीलरशिप के साथ होती है तो वो सिक्योरिटी लेती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी रहती है, और वो इसी वजह से लेती है कि कल को अगर कुछ उनका डेप्थ होता है तो वो उससे रिकवर कर सके। पर ब्लैंक चेक देना सही नहीं है, अगर उन्होंने लिया है तो ये गलत किया है। और आप जो 138 का मैटर आपका पेंडिंग है उसमें इस चीज का आप जिक्र कर सकते हैं। चलिए ठीक है जसबीर जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। राहुल जी, ऑनलाइन फ्रॉड पर आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे लोगों के बैंक से पैसे निकल जाना, एटीएम क्लोन हो जाना,
सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाना है। तो इसी वजह से आईपीसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, जिनके प्रोविजंस भी हैं जो कि मतलब बंदे को किसी भी पर्सन को जो इसमें ऑफेंस करता है तो पनिश करता है। जी जी। तो फर्जी तरीके से अगर भूमि बेनामे या जालसाजी हो जाए किसी के साथ, तो उसे ऐसे में क्या करना चाहिए? किस तरह की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है? क्या कुछ जुर्माना होता है? 7 में दिया गया है आईपीसी में, फोर्जरी ऑफ वेल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा, मतलब कोई भी वेल्यूएबल सिक्योरिटी हो, किसी की विल हो, दस्तावेज हो, और उनके साथ अगर फोर्जरी करके किसी को हानि पहुंचाई जाएगी तो उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक के सजा का प्राविधान है। लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी दिया जा सकता है, प्लस फाइन भी किया जा सकता है। जी जी। तो क्या एक जालसाज या कोई फ्रॉड कंपनी है, अगर वो अपने ग्राहकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है क्या? देखिए, अगर कोई खुद जालसाजी कर रहा है तो ग्राहक के खिलाफ वो कैसे कंप्लेन करेगा? उसमें तो जो उसमें ग्राहक है वो कंपनी के अगेंस्ट में फोर्जरी में 420 में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी खुद जालसाज है। वो तो खुद विक्टिम बने। जी जी। राहुल जी, अगला सवाल आपसे ये जानेंगे कि धारा 420 के तहत क्या आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं और क्या इसमें बेल मिल सकती है? देखिए, जो धारा 420 है वो है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के मकसद से उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट द्वारा उसको सेल आउट किया जाता है, रेंट आउट किया जाता है, उसको क्षति पहुंचती है, लॉस पहुंचता है, तो वो 420 के अंदर में होता है। जो 420 का जो ऑफेंस है वो कॉग्नाइजेबल रहता है, नॉन वेलेबल रहता है, कंपाउंडेबल भी रहता है बाय द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो वैसे ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो आपको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से तो उसमें बेल नहीं मिलेगी, आपको न्यायालय के समक्ष ही बेल फाइल करनी पड़ेगी, उसमें बेल देनी। जी जी। तो क्या फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिल सकता है? अगर कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करती है और वो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की मांग करें तो मुआवजा मिल सकता है क्या उन्हें? जी बिल्कुल। देखिए, दो पार्ट है, एक सिविल लॉस है, एक क्रिमिनल लॉस है। तो जो क्रिमिनल रॉन्ग्स के लिए आईपीसी है, तो जो कंपनी फॉर्जरी करती है, 420 करती है, कोई क्षति पहुंचाती है, किसी का धोखाधड़ी करती है, उसके लिए सजा का प्राविधान है। और अगर रिकवरी की बात करें तो फिर उनको सिविल सूट डालना पड़ता है, जिसको बोलेंगे सूट फॉर डैमेजेस, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ओके, एंड मेंटल एगोनी, जो भी उनको परेशानी हुई है, लीगल एक्सपेंसेस, वो हम इनकट कर सकते हैं कंपनी से। न्यायालय में जाके सिविल सूट फाइल करना होता है और उसमें हमने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। जी जी। तो जालसाजी कर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड हासिल कर लेना और फिर उनके जरिए ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर अवैध तरीके से उस बैंक अकाउंट को खोलने पर किस तरह के जुर्माने या सजा का प्रावधान दिया गया है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया जी कि 463 जो फॉर्जरी है उसकी सिंपल पनिशमेंट होती है 2 साल या फाइन। बट अगर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जाएगा अमाउंट साइड, तो उसकी जो सजा है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग की सजा भी रहती है, 10 साल की सजा या और साथ में फाइन भी। अब उसके बाद अगर कोई फॉर्जरी की जाए किसी की चीटिंग के मकसद से, तो उसमें 7 साल तक की सजा का प्राविधान है। किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए किया जाए तो उसमें 3 साल का प्राविधान है। अगर कोई किसी की सील है वो काउंटरफिट किया जाए, कोई डॉक्यूमेंट काउंटरफिट किया जाए, तो उसमें भी लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ 7 साल की सजा का प्राविधान है और विद फाइन। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑफेंस इसमें 2 साल से लेके और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक का प्राविधान है। जी जी। राहुल जी, एक और चीज हम इन दिनों काफी देखते हैं, जैसे कोई बड़ा ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसके नकल के प्रोडक्ट मार्केट में काफी आ जाते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? गैर कानूनी तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बाजार में भी उतार दिए जाते हैं और इनकी बिक्री भी होती है, तो ऐसे में किस तरीके से इसको काबू किया जा सकता है? देखिए, इसमें काबू करने का तो रोल एजेंसी का होता है, गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। बट इसमें अगर एफआईआर लॉन्च होती है फौजरी में 420 में, तो उसमें क्रिमिनल प्रोविजंस है, उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, माल को जब्त किया जा सकता है, सील किया जा सकता है।
और सेकेंडली इसमें अगर कोई कंपनी है तो उनके पेटेंट लॉज भी आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनसे मानहानि का भी दावा कर सकते हैं और उनसे डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं अपनी रेपुटेशन को खराब करके। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि किसी भी चीज की रेप्लिका मार्केट में मिलती है, तो अगर कंपनी चाहे और उनके पास प्रूफ हो, एविडेंस हो, तो जो व्यक्ति इसमें लुप्त होते हैं उनके खिलाफ वो रिकवरी में भी जा सकते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा वो अपने जो उनका रेपुटेशन खराब हो रहा है, उनके पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो पेटेंट है, पेटेंट एक्ट बीच में आ जाता है, तो उसके प्रोविजंस बीच में आ जाते हैं, तो दे कैन गो बिफोर द कोर्ट एंड आस्क फॉर द डैमेजेस ऑफ द रेपुटेशन एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन। धारा 463 के लिए सजा का क्या प्रावधान है और ये किस चीज से जुड़ी हुई धारा होती है? वकील की जरूरत क्यों होती है इसमें? देखिए, 463 फोर्जरी की धारा है, जैसा मैंने बताया जी। तो फोर्जरी की धारा की जो सिंपल पनिशमेंट है वो 465 में दी गई है, जो है 2 साल और फाइन और बोथ, मतलब 2 साल तक की सजा होगी या फाइन भी हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। जी, तो आप 463 के बारे में आपने बताया, वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 467 भी जानना चाहेंगे आपसे कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। 467 जो है वो फोर्जरी ऑफ वेल्युएबल सिक्योरिटी, विल एक्सेट्रा। कोई वेल्युएबल सिक्योरिटी है, विल है, जैसे आपका चेक है, आपकी विल है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, आपका बैंक एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है, अगर उस तरीके से कोई फोर्जरी होती है तो उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक का प्रावधान है, मतलब उम्र 10 साल और फाइन, इतना फाइन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को जालसाजी से जुड़ी हुई, और उम्मीद है उन्हें जरूर इससे फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।